जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक वगैरह कर दें। जो सुझाव देनी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। याद रखेंगे कौन? लोपामुद्रा। इसके अतिरिक्त और भी नाम आपको याद रखने हैं। विश्वरा, तिक्ता, अपाला, घोषा। लोपामुद्रा, विश्वाड़ा, तिक्ता, अपाला और घोषा, ये सारी ऋषि पत्नियां हैं जो कि वैदिक मंत्रों का रचनाकार हैं ये। ठीक है, चलिए। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किस चीज से? ज्ञान से, योग से, भक्ति से, कर्म से। मुक्ति यानी मोक्ष किससे संभव है? तो मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म से। याद रखेंगे किससे? कर्म से। ठीक है। और याद रखेंगे, अब अगर आपसे पूछा जाए सामान्य भाषा में कि मोक्ष क्या है, तो याद रखेंगे मोक्ष क्या है? आत्मा का शरीर, इंद्रियों एवं बाह्य पदार्थों से छुटकारा ही क्या है? वो मोक्ष है। और मीमांसा के अनुसार क्या है मोक्ष? कर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। चलिए, अगला है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? अनुव्रत शाखा, सॉरी, अनुव्रत सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किस शाखा ने या किस धर्म ने किया है? तो आंसर होगा जैन धर्म। याद रखेंगे कि महाव्रत, आप लोगों ने पंच महाव्रत का नाम सुना होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह, ठीक है, यानी कि धर्म धन इकट्ठा ना करना, ठीक है, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। इसी में इसे कुछ आसान सा, क्योंकि ये किसके लिए बना था? तो ये ब्रह्मचारियों के लिए बना था, जिसमें कि हर चीज को फॉलो करना था। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं तो उसे कुछ ढीला कर दिया गया, कुछ सरल भाव में पेश किया गया, जिसे अनुव्रत कहा गया, यानी छोटा व्रत। इसमें क्या होता है कि कहीं आप ब्रह्मचर्य को आप उस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर सकते हैं। अहिंसा भी, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अनुशासन के रूप में आप उसे क्या कह सकते हैं कि अहिंसा, आप थोड़ा बहुत हिंसा भी कर सकते हैं बच्चों को समझाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी बहुत छूट थी, तो अनुव्रत याद रखेंगे। चलिए, अगला है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। याद रखेंगे, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअल में देवानाम प्रियदर्शी, राजा अशोक, अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और 273 ईसा पूर्व या फिर 277 ईसा पूर्व, ये दोनों है, या डेट याद रखेंगे। अब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है 273 और 277 में। तो जो ऑप्शन में आपको नजर आए वो आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए। अगला है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः, सॉरी प्रायः नहीं है, प्राप्य है, यानी कि मेंशन, प्राप्य। यवन प्रिय शब्द का द्योतक था। यवन प्रिय किस वर्ड का अर्थ था? यवन प्रिय हाथी दांत का, काली मिर्च का, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, या फिर नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का? यवन प्रिय, किसका अर्थ है यवन प्रिय? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्च का। याद रखेंगे किसका? तो काली मिर्च का। एक और शब्द आपको याद आएगा, यवनिका। ये भी बार बार पूछा जाता है, यवनिका ये किसका है? तो ये पर्दा का। याद रखेंगे, पर्दा को क्या बोला गया है? स्टेज शो का पर्दा जो होता है उसे क्या बोला गया? यवनिका। ठीक है, और यवन प्रिय काली मिर्च को। अगला है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, सौरसेनी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राकृत। याद रखेंगे कौन सा? प्राकृत। अब इसमें भी याद रखेंगे कि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत उस समय में राजकीय भाषा थी। और भी आप इसमें कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कालिदास, इसके अतिरिक्त विशाख दत्त और शूद्रक, ये 3 महान लेखक थे, रचनाकार थे, जो कि गुप्त टाइम पीरियड में थे। और इन सबों का आपको बुक भी याद रखना है। जैसे कालिदास द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीय, इसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी का। इसके अतिरिक्त
विशाख दत्त का कौन कौन पुस्तक है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ये गुप्त काल का इतिहास हमें यहीं से पता चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से भी पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वारामिहिर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। याद रखेंगे कौन? ब्रह्मगुप्त। ये 7वीं शताब्दी यानी कि 628 ईस्वी के आसपास के ये वैज्ञानिक, एक प्रकार से इन्हें वैज्ञानिक ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या बताया था कि पृथ्वी के पास ऐसी आकर्षण शक्ति है जो वो किसी भी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। आर्यभट्ट का भी नाम आपने सुना है। इन्होंने क्या कहा है? पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। और साथ ही साथ उन्होंने नक्षत्रों के स्थानों का भी इन्होंने हिसाब लगाया था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये भी आर्यभट्ट जी के द्वारा। आर्यभट्टियम इनका पुस्तक का नाम है। और साथ ही साथ याद रखेंगे त्रिकोणमिति का विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था आर्यभट्ट का। ठीक है, चलिए अगला है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां, या भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने? नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है? ये याद रखेंगे भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, यानी कि मंदिर कला की, यानी जो मंदिर का जो स्टाइल है वो अलग अलग स्टाइल में है। जैसे आपको याद रखना है, नागर शैली का विस्तार कहां से कहां तक देखा जाता है? तो हिमालय से लेकर विंध्य तक। विंध्य आपको पता होगा मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो वहां तक नागर शैली का अधिकतम जो मंदिर निर्माण हुआ है वो किस कला में हुआ है? नागर शैली कला में। ठीक है, इसके बाद विंध्य से आप कृष्णा नदी तक जब जाते हैं, कृष्णा कहाँ है? तो कर्नाटक के आसपास आप देखेंगे, वहां तक आपको बेसर शैली मिलेगी। ठीक है, और जब आप कृष्णा नदी के दक्षिण जाएंगे, सुदूर दक्षिण तक, तो वहां तक आपको क्या मिलेगी? वहां द्रविड़ शैली आपको मिलेगी। ठीक है, द्रविड़ शैली में मंडपम बनाया जाता था। तो वो सब आप अतिरिक्त बातें हैं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि नागर शैली में कौन कौन मंदिर का निर्माण हुआ है, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर, ये सारे नागर शैली में। बेसर शैली में याद रखेंगे महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है कौन सा? अंबरनाथ का मंदिर, और खानदेश एवं नासिक में कुछ मंदिर बने हैं। ठीक है, तो ये सब बेसर शैली में है। और द्रविड़ शैली में अगर बात करें तो मामलपुर का रथ मंदिर, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर, वैकुंठ पेरुमल का मंदिर, ये सब जो कि पल्लवों के द्वारा बनाए गए थे, ये सब द्रविड़ शैली में बने हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः कैसी है? अष्टभुज है, षष्ठभुज है, चतुर्भुज है, द्विभुज है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चतुर्भुज। ठीक है, चलिए चतुर्भुज है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको कुछ खास याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ये जो स्थापत्य कला में इनका महत्वपूर्ण योगदान था चोलों का। साथ ही साथ कांस्य मूर्तियों की अधिकता वहां मिली है, धातुओं में भी कांस्य मूर्ति की अधिकता है। और नटराज मूर्ति जो प्रायः प्रश्न में पूछा जाता है, नटराज मंदिर, ये चोल काल से संबंधित है, कांस्य की प्रतिमा है, चतुर्भुजाकार में है। अगला है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, या अरबों ने? तो एक्चुअल में तो फारसियों ने, यानी कि फारस के लोगों ने हिंद कहना प्रारंभ किया था, लेकिन जो मेनली बुकों में या फिर पुस्तकों में आपको देखने को मिलता है वो अरबों ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बाद में अरबों ने उसे ही परिष्कृत करके बताना प्रारंभ कर दिया। तो सिंधु को फारस निवासी हिंदू तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हिंद कहते थे। ठीक है, उन्हीं से प्रभावित होकर अरबों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता यूरिस्ट थे? यानी जो कि कानून, जैसे वर्तमान समय में बाबा साहब अंबेडकर का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वो उस समय में किन्हें किन्हें प्राप्त था, यानी कि कानून की पुस्तकें की रचना किसने की थी? आज भी हिंदू समाज में जो भी, चाहे वो संस्कार को लेकर के नियम कानून हो, वो सारे इन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, आपको दिया गया है जैसे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर जीमूत वाहन, इन सब में से कौन कौन वे हैं जो कि कानून के रचनाकार हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी राजशेखर हैं वो कवि थे,
ठीक है। राजशेखर क्या थे, वो कवि थे। इसके अतिरिक्त ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये सब जो हैं ये सब विधि निर्माता है, विधि वेता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। विज्ञानेश्वर का बार बार पूछा जाता है। मिताक्षर, मिताक्षर जो टीका लिखा गया है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हिमाद्री के बारे में याद रखेंगे। हिमाद्री चालुक्य वंश के दरबार में रहते थे गुजरात में। और जीमूतवाहन ये दायभाग के टीकाकार हैं, दायभाग। ठीक है। तो आप भारत में देखेंगे कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग कानून हैं, अलग अलग हिस्सों में। जैसे बंगाल में हिंदुओं के अलग जो मान्यताएं हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या थे, यही सारे विधि निर्माता थे। जबकि राजशेखर के बारे में है, कलचुरी वंश के युवराज प्रथम के दरबार में थे, काव्य मीमांसा के लेखककार हैं। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में पहले ये रहते थे राजशेखर। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, गोल गुंबद जो बीजापुर में स्थित है, या गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो दिल्ली में है? कौन सा वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? आंसर क्या होगा? गोल गुंबद। याद रखेंगे। बीजापुर कहाँ पे है? बीजापुर के शासक कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। टाइम पीरियड याद रखेंगे 1627 से 57 के मध्य। और इन्हीं का जो मकबरा है वही क्या कहलाया है? गोल गुंबद। ठीक है। बाहरी व्यास, अगर व्यास की बात, डायमीटर की बात करें तो कितना है? 144 फीट। चलिए। और साथ ही इसे विश्व का सबसे बड़ा गुंबद का भी दर्जा प्राप्त। अगला है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? अब ये देखिए, ये कलम है या फिर शाखा कहें या फिर आर्ट कहें या स्कूल कहें। ठीक है। ये सारा कौन कौन स्कूल पे नहीं है? जैसे पहाड़ी, कांगड़ा, राजस्थानी, कालीघाट, किस पे नहीं है मुगल चित्रकला का प्रभाव? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कालीघाट। ठीक है। पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी, ये तीनों पे मुगल चित्रकला का प्रभाव है। और मुगल चित्रकला भी कहां से प्रभावित है ये भी ध्यान में रखना है। चीनी कला, भारतीय, बौद्ध, बैक्टीरियाई और मंगोलियाई, इन सारे चित्रकलाओं का मिश्रण कहीं ना कहीं मुगल चित्रकला में आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये दरबारी शैली थी जिसे आम लोगों से कोई वास्ता नहीं था जिनका, और ये चार दीवारी के अंदर ही बनाई जाती थी। इस शैली की नींव किसने रखी थी? हुमायूं। ये भी ध्यान में रखेंगे। और जहांगीर के समय में ये काफी अपने चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। ठीक है। चलिए। और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। अगला है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता था? कोडियारी के, जैमोरिनों के, या होयसलों के, या मराठों के? मोडी लिपि। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मराठों के। किसके? मराठों के। ठीक है। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। चलिए। इनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु का भी नाम काफी बार पूछा जाता है, गुरु रामदास। अगला है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान, 8 प्रधान, 8 मेन आदमी। गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, या विजयनगर प्रशासन में? आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। याद रखेंगे, किसमें? मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान, मराठा प्रशासन। अब याद रखेंगे कि शिवाजी, इनके राज्याभिषेक के अवसर पे, शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पे, इस जो मंडल है, ये जो अष्टमंडल है, अष्टप्रधान है, इनकी जो है मंडल की ये नींव रखी गई थी। यानी कि यहीं से ये प्रारंभ किया गया था, ये 8 मंत्रियों का के द्वारा राज्य पर नियंत्रण किया जाना, जिसमें पेशवा थे, प्रधानमंत्री, मजूमदार या अमात्य कहें वो थे वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, रेवेन्यू। अगला है, वाक्या नवीश, इनका कार्य गृह मंत्री की तरह होता था। ठीक है। दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री होते थे। सबनीस या सचिव, ये शाही पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। पंडित राव, ये धर्म मंत्री होते थे। सर ए नौबत, ये सेनानायक होते थे। और न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। चलिए। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने? किसने बनाया था? आंसर होगा क्या? आंसर होगा पुर्तगालियों ने। याद रखेंगे, किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और ये भी एक टाइम याद रखिएगा कि किसके द्वारा पुर्तगालियों का दमन किया गया था, अर्थात जो लूटमार किया जा रहा था उसे रोका गया था। तो कासिम खान, ये कौन थे? मुगल गवर्नर थे। किसके समय में? शाहजहां के टाइम पीरियड में बंगाल के ये मुगल गवर्नर थे, 1631-32 के आसपास में।
यही टाइम पीरियड है, याद रखेंगे, ताजमहल यही टाइम पीरियड में बनाया गया था 1631-32 में, शाहजहां के टाइम में। और उसी टाइम में आपको इस तरह से हिंट के रूप में याद रखना है कि पुर्तगालियों द्वारा जो लूटमार की जा रही थी हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहां पे, तो उसे रोका गया था। अगला है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फूले या फिर बी आर अम्बेडकर? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के। याद रखेंगे कौन? ठक्कर बापा। इनके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा के सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, यानी कि ये स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लेते थे, ठीक है। गांधीवादी तरीके से कार्य करते थे, यानी क्रांतिकारी तरीके से नहीं बल्कि गांधीवादी तरीके से, ठीक है। और हरिजन सेवक संघ के ये महासचिव भी थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य थे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? ठीक है, किसान सभा, द वर्कर, वॉन्गार्ड या फिर अनुशीलन? M.N. रॉय, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कम्युनिस्ट विचारधारा से ये काफी प्रभावित थे और कहीं ना कहीं भारत में इनका विशेष योगदान है साम्यवादी विचारधारा के लिए, कम्युनिस्ट के प्रचार प्रसार के लिए। तो आंसर क्या होगा? बोगार्ड। याद रखेंगे कौन सा है? बोगार्ड, ठीक है। M.N. रॉय का जन्म कब हुआ था? 6 फरवरी 1887 को। अच्छा, बहुत सारा चीज है जो कि आपको PDF में पढ़ना है। टेलीग्राम, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज का जो PDF है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप अवश्य करेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे वहां से और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप यकीन करें एक्सप्लानेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी बढ़ जाएगा जब तक कि मेरा प्लान है कि आपको 51 टेस्ट सीरीज दिया जाए, जो कि एग्जाम तक आपको 11 दिसंबर तक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम जब भी हो, लेकिन 11 दिसंबर तक मेरा प्रयास रहेगा आपको 51 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। तो आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, अब इनके बारे में याद रखिएगा। बोगार्ड इनकी उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। इन्होंने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की स्थापना 1939 में की थी। जिस समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, उसी समय में लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की स्थापना M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में याद रखिएगा, जो कि साप्ताहिक पत्रिका, ये 1937 से इन्होंने प्रारंभ किया था। 1922 में ये इंडिया इन ट्रांजिशन, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इन ट्रांजिशन, इनमें ये सोशल क्या कहते हैं, समाज शास्त्रीय अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी कि आपको ये याद रखना है, इंडिया इन ट्रांजिशन ये किससे रिलेटेड है? तो समाज शास्त्र से। कब? 1922 में। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का इनका जो पुस्तक है वो 1926 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और ये इन्हें काफी बार पूछा जाता है ये किस प्रकार के क्रांतिवादी थे? तो रोमांटिक, ठीक है। चलिए, अब इनका जो स्रोत है वो आप B.L. फाड़िया, भारतीय राष्ट्रीय चिंतक, ठीक है। चलिए, अगला है कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ड सुधार? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग, इसके प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा जा रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग है ये किसके विरोध में स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट और मद्रास अधिवेशन ने मात्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, ये ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री जो शासनाध्यक्ष हैं, तो उन दो जो हमारा जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो किस प्रकार का है? तो वो याद रखेंगे, वो स्वायत्त है। यानी कि अपने कानून हम स्वयं अपने लिए और बाहरी देशों से सुरक्षा के लिए अपने हिसाब से ही हम लोग संधि भी कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन औपनिवेशिक स्वराज में क्या होता था? इसमें ये होता था कि जो हायर जो अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश होते थे, ठीक है। तो बाद में पूर्ण स्वराज की मांग की गई नहीं,
युद्ध हो, संधि हो, अथवा किसी देश से मित्रता हो या शत्रुता हो, ये सारी चीजें स्वतंत्र रूप से भारत स्वयं इसका निर्णय लेगी, इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग बनाई, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ये याद रखेंगे। 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। अगला है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एक सेकंड, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन थे? उपसभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। जैसे वो ना सिर्फ कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले में भी, यानी कि एक तरह से विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, राष्ट्रमंडल के प्रमुख भी यही थे। ठीक है, राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था, अर्थात वो शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये इंटरिम गवर्नमेंट में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। फिर एस राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उसके अतिरिक्त दूसरे बार राष्ट्रपति भी रह गए हैं। कब कब रहे हैं वो भी आप डेट देख सकते। चलिए अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, आपको इसको बताना है सही कालक्रम, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लखनऊ समझौता है 1916 में, 1916 में द्वैध शासन का प्रवर्तन 1919 में है, रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में, और बंग भंग 1905 में। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 4132। क्या है? 4132। और यहाँ पे आपको डेट के साथ दिया हुआ है, तो आप आराम से इसे याद भी अवश्य कर लें। ठीक है, महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहां से आरंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये ध्यान में रखेंगे। दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुआ? दांडी से, सॉरी साबरमती से। दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुआ? साबरमती से। कहां तक चला? दांडी तक। और दांडी के बाद स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को। ये ध्यान में रखेंगे। कहां से? तो दांडी से। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? दांडी से। ठीक है, यहां पे आप डेट याद रखेंगे, 12 मार्च को साबरमती से स्टार्ट हुआ दांडी यात्रा। दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया? नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ये ट्रिकी है, थोड़ा याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे इसमें। कहां से कहां तक, कितने दिनों में? 24 दिनों में, 390 किलोमीटर की यात्रा, 78 सहयोगियों के साथ। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कौन सा बर्रा डकैती का स्थान था? बंबई कर्नाटक में, पंजाब में था ये बर्रा डकैती, या फिर पूर्वी बंगाल में, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में? कहां पे ये बर्रा डकैती हुआ था? ठीक है, आंसर क्या होगा? पूर्वी बंगाल। याद रखेंगे कहां पे? पूर्वी बंगाल में। कब? तो 2 जून 1908 को। कब? 2 जून 1908 को। चलिए एक चीज और भी याद रखेंगे, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पुलिन दास ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, पुलिन दास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, यानी भूमि का विस्तार करने का, यानी कि ब्रिटिश राज का विस्तार करने का, अधिक से अधिक भूमि अधिग्रहण करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ठीक है, क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डुप्ले। कौन सा है? डुप्ले। याद रखेंगे कौन? डुप्ले। ये यूरोपीय था, यानी कि फ्रांसीसी था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध में भाग लिया था, मद्रास को जीत लिया था, और काफी इंपॉर्टेंट है डुप्ले का नाम। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? कौन? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, या सर सैयद अहमद खान? आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ड्रेन थ्योरी में ये विश्वास क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे। ठीक है, इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का जो दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिया गया था, उनमें इनका विश्वास नहीं था। ये इस चीज को नहीं मानते थे
कि ब्रिटिश भारत से ही धन ले जा करके, और कहा जाता था, एक मुहावरा कहा जाता था कि गंगा से पानी निचोड़ करके टेम्स में डाल देना। टेम्स लंदन में बहती है, सॉरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये सर सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। रोलेक्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल। द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को क्या कहा जाता था? याद रखेंगे, रोलेक्ट एक्ट। कौन सा? रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, मार्च 1919 में सरकार रोलेक्ट एक्ट पास की थी, और इसमें क्या था? न अपील, न दलील, न वकील। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो बंदी को प्रत्यक्ष किए बिना ही, कोर्ट में लाए बिना ही उस पर मुकदमा भी चला दिया जाता था, ना उसे वकील दिया जाता था, ना उसे हायर अथॉरिटी के पास अपील करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और ना उसकी कोई दलील चलती थी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, इसे काला कानून कहा गया। और याद रखेंगे कि इस काले कानून के तहत सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकारी सुधारों से असंतुष्ट राष्ट्रवादियों को कुचलना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुकी थी, भारतीयों की यह डिमांड थी कि आप हमें स्वशासन दे दें। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन में भारतीयों का योगदान बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी सुधारों का जो भी क्रांतिकारी विरोध करते थे, उन्हें उनके लिए ही ये काला कानून लाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टन तानु पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में जय नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी प्रमुख थे। ठीक है, 1934, अक्टूबर 1934। चलिए, अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, यानी अस्वीकृत किया गया था। यहां ऑप्शन में पाकिस्तान की स्वीकृत दिया है, ये गलत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, अब मुस्लिम लीग सबसे पहले प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ली थी। कब? 6 जून को 1946 में। बाद में 29 जुलाई को ये क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, बाद में डायरेक्ट एक्शन डे किया गया, यानी कि सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, और इसके बाद भारत में दंगे प्रारंभ हो गए। आगे है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? किसने यह सुझाव दिया था? आंसर होगा महात्मा गांधी। याद रखेंगे, कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने कहा, कांग्रेस किस उद्देश्य से बना था? कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से बना था। अब जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि कांग्रेस को बाद में भी रहने दिया जाए। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला है, स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को किस जिले में हुआ था? गाजीपुर, हाजीपुर, सोनपुर, बिहटा। आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। स्वामी सहजानंद का जन्म हुआ था वहां पे। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण एक पत्रिका है हुंकार, उसे याद रखेंगे, हुंकार। ठीक है, चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आपको पूछा जा रहा है। 1857 में, 1857, आपको पता होगा कि क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। उस टाइम पीरियड में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। या फिर अंग्रेजों का विरोध किया। क्या होगा?
कौन सा कथन इनमें से सही है? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें याद रखेंगे इसमें आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की, यानी कि दोनों चीज से मदद की। ठीक है, 1857 की क्रांति कौन कौन? दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं ने। क्योंकि ये तीनों स्थान कहीं ना कहीं भारत बिहार से संबंधित है, तो आपको याद रखने। चलिए, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। क्यों होगी? क्योंकि गांधी गांधी धर्म के प्रतीक थे, गांधी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, गांधी अंग्रेजी जानते थे। क्या होगा इसका? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है, चूंकि ये टाइम पीरियड असहयोग आंदोलन है, इससे पहले आपने देखा है चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेरा आंदोलन। इन सब में कहीं ना कहीं गांधी जी एक प्रकार से सफल माने जाते हैं। तो बिहार में लोगों को यह विश्वास हो चला था कि असहयोग आंदोलन भी क्या होगी? सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, चलिए, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, बेतिया, छपरा, पटना। प्रथम सत्याग्रह आंसर क्या होगा? आंसर होगा चंपारण। याद रखेंगे, तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध 1917 में गांधी जी ने क्या किया था? प्रथम प्रयोग किया था सत्याग्रह का। ठीक है, और यहीं आपको देखने को मिलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित करते हैं। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक, मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी। आंसर होगा लिच्छवी। कौन है? तो लिच्छवी, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, षष्टम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पुरातत्व से संबंधित व्यक्ति है ये। ठीक, तो इन्होंने ही याद रखेंगे कि लगाया था पांचवी पीढ़ी का। चलिए, अगला है, बिहार की लगभग आधी जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। आधी जनसंख्या बिहार की गरीब है। क्यों गरीब है? आपको दिया हुआ है, आपको इसमें से चुनना है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों जो कि वर्तमान और संभाव्य यानी कि भविष्य दोनों का अभाव है। यानी कि भारत जो बिहार के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो कोयला हो, खनिज हो, आदि हो, तो ये ना तो वर्तमान में है, ना ही संभावना है कि भविष्य में होगी। इसीलिए बिहार की आधी जनसंख्या गरीब है। या फिर भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। सकल प्रजनन दर, ठीक है, 2.1 से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल है। प्रतिकूल है। ठीक है, तो इसके बाद है, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। यानी कि अच्छे क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ठीक है, या फिर व्यापार अनुकूल वातावरण नहीं है। व्यापार अनुकूल वातावरण में क्या क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे, शांति होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ताकि बिजनेसमैन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ना कोई उससे रंगदारी मांग सके, ना कोई कुछ कह सके। ठीक है, तो ये इस तरह का। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक तो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, और दूसरा ढांचागत जो बिहार का गुणवत्ता युक्त जो ढांचागत सुविधा है ये नहीं है, ऐसा व्यापार अनुकूल वातावरण नहीं है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि जलवायु दशाएं प्रतिकूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल है। ठीक है, यहाँ खेती होती है काफी। इसके अतिरिक्त बिहार के पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी अभाव नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये कारण नहीं बनता है जनसंख्या का गरीब होने का, ये कारण नहीं बनता है। तो दो कारण आपको याद रखना है, सकल प्रजनन दर तीव्रतम और ढांचागत सुविधाओं का अभाव। चलिए, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर
स्थित है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं, बंगाल सीमा पर। आंसर होगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कौन? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है। कटिहार के बारे में याद रखेंगे कि ये झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर टच करती है कटिहार। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, या अशोक की कलिंग विजय? सबसे लास्ट में कौन सी हुई? अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, तो ये 321 या 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक अगर बात करें तो 277 या फिर 273 ईसा पूर्व में माना जाता है। मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुई थी? तो 321 या कहीं कहीं पे 322 बीसी दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अशोक का राज्याभिषेक 277 या फिर 273 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज 305 बीसी में। मेगास्थनीज कब आया था? 305 बीसी। ठीक है। और अशोक की कलिंग विजय ये सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सबसे लास्ट में हुई थी अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब यहां भी अगर आप अशोक का राज्याभिषेक अगर आप देखेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग विजय, अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, अशोक का अगर राज्याभिषेक देखेंगे, अगर 277 ईसा पूर्व में अगर अशोक का राज्याभिषेक को मानते हैं तो कलिंग विजय जो है याद रखेंगे कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आप यहां से आप देख पाएंगे कि अशोक का कलिंग विजय ये सबसे अंत में हुई है। बाकी डेट भी आप याद रखेंगे। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, या भारत छोड़ो आंदोलन? आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है आजाद दस्ता, याद रखेंगे। इनका एक ही कार्य होता था, क्या होता था? एक तरफ ये टाइम पीरियड कब का है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942 में, 1942 का टाइम पीरियड है भारत छोड़ो आंदोलन। और आपने पढ़ा होगा कि 1939 में, 39 से 45 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध का ये टाइम पीरियड है। तो अंग्रेज जब द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे थे तो भारत में अंग्रेज को डिस्टर्ब करने के लिए 1942 में आजाद दस्ता, याद रखेंगे, आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनका बस एक ही कार्य होता था, तोड़फोड़ करना। ठीक है, रेलवे लाइन वगैरह को उड़ा देना। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेज का, ताकि अंग्रेज का ध्यान बटा रहे और अंग्रेज भारत से कंट्रोल खो दे। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, या फिर बीपी मंडल? प्रथम भारतीय गवर्नर, आंसर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे। अब एक चीज और भी पूछा जाता है, दो चीज आपको याद रखने हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपने पढ़ा होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ, याद रखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। आम आदमी का कौन सा है? आम आदमी का हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे लोकसभा है, भारत में लोकसभा है, उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो किसके लिए है? वो है ब्रिटेन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, याद रखेंगे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा है। इसी तरह से आप यूएसए में देखेंगे तो वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये याद रखेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद आ जाते हैं आगे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1798, 1842, 1784? चौरी विद्रोह 1798, याद रखेंगे कब हुआ था? 1798 में। ठीक है, ये जो चौरी विद्रोह है ये किससे जुड़ा हुआ विद्रोह है? चुआर विद्रोह से। किस टाइम पीरियड की बात है? 1795 से 1800। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप लोग पढ़े होंगे। बिरसा मुंडा का भी टाइम पीरियड यही है, भगवान बिरसा मुंडा का।
चलिए अगला है, किस अनुच्छेद में पंचायतों की परिभाषा दी गई है? पंचायतों की परिभाषा 243, 244, 243 ए या 244 ए। पंचायतों की परिभाषा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 243। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में याद रखेंगे। परिभाषा ग्राम सभा की परिभाषा 243 ए में, और सिर्फ 243 में पंचायतों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है 243 बी के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में। 243 सी के बारे में याद रखना है, विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के गठन का प्रावधान बताया गया है, संरचना से संबंधित है ये। और 243 डी में याद रखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। कुछ आपको याद रखना है, 243 अनुच्छेद, साथ साथ इसमें जितने भी ABCD जो भी हैं वो तक, वो सारे आप याद रखने हैं। ठीक है, तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पर्पज से, आपको याद रखना। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति पटना में 1913 में किसने किया? रामानंद सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सान्याल, सतीश झा या बिपिन झा? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ सान्याल। याद रखेंगे कौन? सत्येंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अनुशीलन समिति एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए, बिहार समाजवादी पार्टी 1931, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, या राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, या स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, आंसर याद रखेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या रफी अहमद किदवई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से, याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक बार प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है, किस दिन फरार हुए थे? तो दीपावली के दिन। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा चितरंजन दास। कौन? चितरंजन दास, 1922 चितरंजन दास। अब देखिए यहां पर भी 1921 में भी इन्हें ही पहले अध्यक्ष का पद सौंपने का बात कहा गया था, लेकिन चूंकि इन्हें जेल जाना पड़ा था चितरंजन दास जी को, तो उस समय में ये अध्यक्ष नहीं बने थे। लेकिन 1922 में जब ये अध्यक्ष बने थे तो यहाँ पर दो भागों में, चूंकि ये जो टाइम पीरियड है ये कब का टाइम पीरियड है? ये है असहयोग आंदोलन समाप्त होने वाला टाइम पीरियड। असहयोग आंदोलन इस समय में समाप्त हो चुकी थी, कुछ खास सफलताएं प्राप्त नहीं हुई थी और असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुकी थी। भारतीय जनता में जो जोश था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका था। लोग एक तरह से मायूस हो चुके थे। तो जो दो तरह की विचारधारा यहाँ पर पनपी, कांग्रेस में दो तरह की विचारधारा पनपी। पहली जो विचारधारा थी वो ये थी कि हम लोग स्वतंत्र रूप से अब संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के तहत कार्य करेंगे, अर्थात हम लोग कुछ अलग सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे, जैसे छुआछूत वगैरह दूर करना, इन सब पे फोकस करेंगे। और दूसरी जो विचारधारा थी जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे, विधान परिषद के अंदर जाएंगे। उस समय में विधान परिषद कहा जाता था, तो विधान परिषद के अंदर जाएंगे और उसके बाद अंग्रेज का वहां पर विरोध करेंगे, यानी कि हम लोग चुनाव के पक्ष में हैं। और जो कांग्रेस की दूसरी विचारधारा, दूसरे वर्ग थी जिसमें गांधी जी के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम इससे दूर होंगे, हम अंग्रेजों से दूर रहेंगे, हम उनके चुनावों से दूर रहेंगे। तो चुनाव के पक्ष में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था? स्वराज पार्टी। ठीक है, ये याद रखेंगे, कांग्रेस के खिलाफ जाकर के। इसीलिए यहां पर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था। चलिए, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था?
हजारीबाग, आरा, पटना, छपरा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। आंसर क्या होगा? हजारीबाग में। याद रखेंगे, 2 अधिवेशन आपको याद रखना है। कौन कौन? एक 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था, इसके अध्यक्ष थी श्रीमती सरला देवी। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? श्रीमती सरला देवी। और दूसरा याद रखना है, 1928 में मोतिहारी में जो बिहारी छात्र सम्मेलन आयोजन हुआ था, बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो सरला देवी 1921 के आसपास में आप याद रखेंगे हजारीबाग, और 1928 के आसपास में मोतीलाल नेहरू, प्रोफेसर ज्ञान सहाय, ये भी ध्यान में रखेंगे। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद किस टाइम की संस्कृति है? चिरांद में पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक संस्कृति? क्या आंसर होगा? चिरांद। याद रखेंगे, नव पाषाणिक संस्कृति। चिरांद नव पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, इस समय में हड्डियों के औजार वहां से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग? इसका आंसर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। याद रखेंगे, 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। गरीबों की मदद के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए और अस्पृश्यता अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का काफी योगदान रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? आंसर क्या होगा? गोवा। लेकिन अन्य राज्यों का भी आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें आप देख लेंगे। टोटल 9 राज्य आपको दिखाई देंगे, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा। इसमें से याद रखेंगे सबसे लंबी गुजरात की बाउंड्री कितनी है? कोस्टल लाइन कितनी है? 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर। गोवा लगभग 105 याद रखेंगे। लेकिन दूसरा भी आपको याद रखना है, दूसरी सबसे तो तमिलनाडु, ठीक है, तीसरी आंध्र प्रदेश, चौथी महाराष्ट्र, ठीक है, 5वीं उड़ीसा, 6ठी पश्चिम बंगाल, 7वीं केरल, 8वीं गोवा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। टोटल आपको 9 आपको राज्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 8 के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन टोटल 9 राज्य हैं। कोई एक राज्य संभवतः मिस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बिहार, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ गुजरात, गुजरात के नीचे में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के नीचे में आपको महाराष्ट्र के नीचे अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक दिखाई देगा। कर्नाटक के बाद आपको केरल दिखाई देगा। केरल के बाद आपको यहाँ तमिलनाडु दिखाई देगा। यहाँ तमिलनाडु दिखाई देगा। तमिलनाडु के ऊपर में आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, और आंध्र प्रदेश के ऊपर में आपको उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर में आपको वेस्ट बंगाल दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में आपको गोवा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे टोटल 9, कितने? 9 राज्य हैं। इनमें आपको मेनली ये 3 याद रखने हैं, गुजरात, तमिलनाडु और गोवा। गुजरात, तमिलनाडु और गोवा। ठीक है, चलिए आप हमें कमेंट में बताएंगे कि एक वो कौन सा राज्य है जो मिसिंग है यहाँ। ठीक है, चलिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि की बात की जा रही है, यानी कि आपको कन्याकुमारी तक आपको कैलकुलेट करना है। तो वहां पर कितना है? वहां पर 6 डिग्री याद रखेंगे, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और जब आप बात करते हैं अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट से जब आप बात करते हैं तो वहां पे 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे कि जो मुख्य भूमि है उत्तर से दक्षिण तक वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आप वहां पे देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो वहां पर कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। जैसे इस तरह से अगर आप भारत को देखते हैं
ठीक है। इस तरह से अगर आप भारत को देखते हैं तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो लाइन है ये कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास आप याद रखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखें, 6 डिग्री 4 5 याद रखेंगे। चलिए इसी प्रकार से ये जो गुजरात वाला है, गुजरात वाला कितना है? गुजरात वाला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। और अरुणाचल प्रदेश वाला 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट में। क्यों ईस्ट में? क्योंकि ये जो धरती है, ये जो धरती है भारत उसके ईस्ट में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी साइड में, इसीलिए इसे ईस्ट कहा गया। चलिए अगला है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1898, 1953, 1957, 1969। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1953 में। याद रखेंगे कब? 1953 में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। तेंजिंग नोर्गे भारत में थे, जो कि नेपाली शेरपा थे, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर पीर पंजाल, रणज्योति नाग टिब्बा, लद्दाख पीर पंजाल, मध्य हिमालय शिवालिक। आंसर क्या होगा? धौलाधर और पीर पंजाल। कौन सा? धौलाधर और पीर पंजाल, ये ध्यान में रखेंगे। कुल्लू घाटी, धौलाधर, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पीपली घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, कौन सा होगा? पीपली घाट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के आसपास में स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी थाल घाट है मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, मुंबई से नासिक थाल घाट। भोर घाट है मुंबई से पुणे, पाल घाट है केरल और तमिलनाडु, और पीपली घाट याद रखेंगे कि कहाँ पे है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दर्रा आपको याद रखने। अगला, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है नदियों का? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन में है आपको ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। इसी को आगे पीछे करके आपसे पूछा गया है। तो अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज्यादा पहले कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। क्योंकि प्रश्न में ये नहीं दिया है कि भारत में। ठीक है, तो अब जब प्रश्न में नहीं दिया है तो नदियों की लंबाई के हिसाब से हम देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर है लगभग, गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, गोदावरी है 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है मंझार कुंड और धुआं कुंड किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मंझार कुंड, धुआं कुंड कहाँ? बिहार में, याद रखेंगे। कहाँ पे? तो बिहार में। रोहतास जिला, आपने नाम सुना है, रोहतास जिला में सासाराम के पास स्थित है मंझार कुंड और धुआं कुंड। ठीक है, अगला है आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा है क्या? आमों की बौछार, आम का टपकना, या बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या एक ही वृक्ष में पत्तों से अधिक आम। आम्र वर्षा क्या है? तो आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। केरल में इसी वर्षा को चेरू काल कहा जाता है। आम्र वर्षा बिहार, बंगाल, केरल चेरू काल, कर्नाटक कोटी माले। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? स्वर्ण खदान कौन नहीं है? कोलार, हॉस्पेट, रामगिरी या हट्टी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हॉस्पेट, याद रखेंगे। ये लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा है? हॉस्पेट। कोलार, रामगिरी, हट्टी, ये बाकी क्या है यहां पे याद रखेंगे आप। कोलार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हट्टी कर्नाटक, और रामगिरी आंध्र प्रदेश। लेकिन हॉस्पेट ये क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बेलारी जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पहले था, कौन सा था? माउंट गाम्बियर।
लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ सक्रिय ज्वालामुखी वहां देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। चलिए, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया या पश्चिम अफ्रीका? गोबी मरुस्थल ऑप्शन के हिसाब से मंगोलिया में, अगर ऑप्शन में चीन दिया हो तो चीन में, ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार उत्तरी चीन और मंगोलिया में है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, मंगोलिया और चीन। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री, जाम्बिया, कजाकिस्तान, नाइजर, कनाडा? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। लैंडलॉक कौन सा है? कजाकिस्तान, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कजाकिस्तान। अगला है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि और अर्जेंटीना या फिर चिली? तो लानोज कहाँ पे? गुयाना उच्च भूमि। आपको पता होगा कि वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला में आपको ये देखने को मिलता है घास का मैदान लानोज, ठीक है। ये ओरिनिको नदी के बेसिन में फैला हुआ है। ओरिनिको नदी कहाँ बहती है? ओरिनिको नदी तो दक्षिण अमेरिका में। लाल नदी किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम? आंसर लाल नदी वियतनाम में, याद रखेंगे। एक है लाल नदी जो कि सहायक नदी है अमेरिका में, यूएसए में, लेकिन ये जो लाल नदी है, अगर आपसे पूछा जाए लाल नदी, तो ये कौन सा है? वियतनाम में, याद रखेंगे। कौन सा? वियतनाम, ठीक है। वियतनाम और लाओस, चीन, वियतनाम और लाओस में बहती है ये। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? हैम्बर्ग, लंदन, रॉटरडेम, लिस्बन? यूरोपोर्ट, आंसर क्या होगा? आंसर होगा रॉटरडेम, याद रखेंगे। कौन? रॉटरडेम, ठीक है। गेटवे टू यूरोप कहा जाता है। रॉटरडेम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड कहा जाता था, नीदरलैंड में, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के सभापति। ये कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका चुनाव होता है, ना कि नियुक्ति, ठीक है। अगला, यहाँ पे आप देख पाएंगे अगले स्लाइड में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, ठीक है, किस किस अनुच्छेद के तहत किनका किनका नियुक्ति होता है। चलिए, आप पॉज कर ले या पीडीएफ में से आप अच्छे से याद कर लें। अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्तियां होती है वो भी आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती है। सिर्फ आपको सही बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। और चौथा है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। क्या होगा आंसर? कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा, ठीक है। हालांकि हालांकि बाद में 1951 में बदलाव किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया गया है, और अब ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कथन आम व्यवहार के अनुसार सही माना जाता है। चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे आपको पूछा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 80 के तहत बताया गया है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य नहीं, यहाँ पे सभी शब्द ये गलत है, सभी नहीं, कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उपराष्ट्रपति का
ठीक है, कोई भी नागरिक अगर योग्य है तो अनुच्छेद 66 के अनुसार अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है फिर भी वो लड़ सकता है। और चौथा स्टेटमेंट जो था, संविधान में ऐसा कोई निषेध नहीं है, राज्यसभा के नामित सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं बशर्ते कि वह 6 माह में किसी सदन का सदस्य बन जाए, अनुच्छेद 75 का 5। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 251, 252, 253, 254। आंसर होगा 252, याद रखेंगे किस, 252 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभिभावक गार्जियन कौन होंगे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए उच्चतम न्यायालय याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, या फिर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। भारत के संविधान का दर्शन, अगर आपको दर्शन देखना है तो डायरेक्ट प्रस्तावना पे देखेंगे तो प्रस्तावना में साम्यवाद शब्द कहीं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो साम्यवाद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस चीज का दावा नहीं कर सकता है? अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है वो भारत में रह रहा हो, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समान समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, किसका दावा नहीं कर सकता है? इसका क्या आंसर होगा? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिक को मिलता है। 15, 16, 19 और 29, 30 बाकी आपको सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, चाहे वो भारत के हो या फिर बाहर हो। नीति आयोग की विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। नीति आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री पूर्णकालिक तो होंगे नहीं, 5 वर्ष के अवधि पर चुनाव होगा सामान्यतः, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये सही है। सहकारी संघवाद, संघवाद मतलब क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों साथ मिलकर के काम करे, ठीक है, एक साथ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये बात सही है। तो नीति आयोग राज्य के साथ साथ केंद्र का, दोनों का जो है वो नीति बनाती है। ठीक है, चलिए वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग अस्थायी निकाय है, वार्षिक इंस्टीट्यूशन है, या फिर त्रिवार्षिक इंस्टीट्यूशन है, या फिर पंचवार्षिक निकाय है? फाइनेंस कमीशन क्या होगा? 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन, हर एक 5, अनुच्छेद 280 के तहत पंचवार्षिक निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, भारत और अमेरिका में कौन सा कॉमन है? नागरिकता, एक ही नागरिकता, या संविधान की 3 सूची, या न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आंसर क्या होगा? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निर्वचन माना आप इंटरप्रेट करना, निर्वचन करना, ठीक है, यानी कि व्याख्या करना, संविधान का व्याख्या करना। अगर कोई कानून संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसे क्या किया जाता है? उसे माननीय न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? उस कानून को खत्म कर दिया जाता है। तो वो कानून का जो व्याख्या है, निर्वचन है, ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये बात दोनों देशों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार को ना कम किया जा सकता, ना उनको छीना जा सकता है।
संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि होना ही होना चाहिए संविधान। अब मान के चलते हैं कि हमें संविधान में संशोधन का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के किसी भी हिस्से को या पूरा का पूरा संविधान को ही नया कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज है जो कि बेसिकली रहेगी ही रहेगी, और वो चीज याद रखेंगे कि वो वाला जो तात्पर्य है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब क्या क्या होंगी ये माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पे ये निर्भर करता है कि वो क्या क्या किस किस चीज को बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, जैसे कानून का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीजें जो बेसिक जो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो एक भारत के बारे में जो भारत का एक राजनीतिक भविष्य देखा था, तो उन्होंने जिस प्रकार का संविधान हमारे लिए बनाया था, कम से कम उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समय के साथ जिसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, जो भारत को एक बनाकर रखेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आंसर होगा हरियाणा में, याद रखेंगे कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1998 से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 1998 से वर्तमान तक भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। दो कार्यक्रम याद रखेंगे, 1964-65 के आसपास में सघन पशु विकास कार्यक्रम और 1970 में भारतीय डेयरी निगम एवं श्वेत क्रांति योजना संचालित की गई थी। अगला आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? आईएमएफ का प्रमुख कार्य बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, विश्व बैंक के निजी उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, या विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। आईएमएफ का काम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। क्या? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है उसमें आप ये तो जरूरत नहीं है कि इक्वल ही आदान प्रदान किए जाएंगे, व्यापार इक्वली होगा। कोई देश संतुलन अवस्था बनाने में नाकाम होंगी, अर्थात व्यापार में घाटा लगेगा, उसे ट्रेड डेफिसिट होगा, उसका किसी का सरप्लस होगा। तो जो देश व्यापार घाटा जिस देश का अधिक हो जाता है, जिसके पास पूंजी नहीं होता है, तो उन देशों को आईएमएफ आगे बढ़ के मदद करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आईएमएफ के बारे में याद रखेंगे। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त इसका क्या कार्य है वो आप देखेंगे। दोनों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार पूछा गया था। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया एक राज्य भी है, एक देश भी है, याद रखेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ये शहर है जहाँ पे अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल हिल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी इम्प्लाइज। क्या इसका अर्थ है? रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति, या फिर मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये को अन्य प्रमुख मुद्रा जैसे यूरो है, डॉलर है, इस तरह की जो मुद्रा है,
इनमें और यूरो डॉलर जैसी जो अन्य मुद्रा है, अन्य प्रमुख मुद्रा है, उनको रुपए में इंडिपेंडेंटली यानी मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ठीक है, तो ये क्या है, रुपए की परिवर्तनीयता। ठीक है, आप इसे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? संघीय बजट में राजकोषीय घाटे, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग, चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर, मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, या भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋण दान में हुई निवल वृद्धि। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, इसका अर्थ क्या है? तो सरकार के पास जो सरकार की जो व्यय है, मान के चलते हैं सरकार 100 रुपए खर्च करती है और सरकार की आमदनी है 75 रुपए, तो ये जो 25 रुपये का जो घाटा लग रहा है सरकार को देश चलाने के लिए, राजकोष चलाने के लिए, तो वही क्या है, राजकोष का घाटा है। सिंपल है, क्या होगा, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग। हालांकि ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है तो आपको यही याद रखना होगा, लेकिन सामान्य भाषा में आप याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, यही है कुल बजट खर्च यानी व्यय और कुल बजट प्राप्ति। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? यही क्या है, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, कर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? राज वित्तीय नीति, मुद्रा नीति, बजट नीति, व्यापार नीति। आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होगा, मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये सारी चीजें याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्था बहुत कम है? यानी कि आपको पूछा जा रहा है रोजगार प्रत्यास्था, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे कम किसकी है? विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं, मिश्रित खेती। आंसर क्या होगा, आंसर होगा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चाहे आप कितना भी मशीन क्यों ना बढ़ा दे, आदमी की संख्या वही होगी, कुछ खास अंतर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रही है वहां पे क्या होगा, रोजगार प्रत्यास्था बहुत अधिक होगा। ठीक है, निर्माण में अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सामान बढ़ाएंगे तो जो लोगों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, तो ये ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, रोजगार प्रत्यास्था यह दर्शाता है कि किसी क्षेत्र के उत्पादन में परिवर्तन के कारण रोजगार में कितना बदलाव होता है। उत्पादन में परिवर्तन के कारण रोजगार में कितना बदलाव होता है। ठीक है, चलिए बाकी आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आपको यहाँ पे अब दिखाई देगा, निर्माण में 0.60, वित्तीय सेवाएं में 0.53, मिश्रित खेती 0.40, विनिर्माण में 0.25। विनिर्माण आंसर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है, कब हुआ था? 1976, 1986, 1996, 2006। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1986 में, 22 मई को। कब? 22 मई, सॉरी 26 मई को। कब? 26 मई को 1986 में, ये याद रखेंगे, 26 मई 1986। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, और उसके बाद ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। जैसा कि हमारे भारत में होता है, जब सुनामी आया था उसके बाद ही आपदा से जुड़ा हुआ कानून बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ उसके बाद पर्यावरण के बारे में सरकार को ख्याल आया और कानून बनाया गया। ठीक है, चलिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 50%, 27%, 78%। तो शुष्क हवा में जहां नमी की मात्रा नहीं होती है वहां 78%। कितनी होती है मात्रा? 78%। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। चलिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिटिविटी विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। धारणीय विकास क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी,
प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात की जाती है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात की जाती है किसमें, धारणीय विकास में। इसी को क्या कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, धारणीय विकास। चलिए, ग्रीन वाश, ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश हरा रंग से रंग देना या वाश कर देना, साफ कर देना, पर्यावरण से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ऑप्शन, भूमि कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। आंसर क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ब्रेन वॉश, उसी तरह से ग्रीन वॉश। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण। किसी पैकेट पे आप देखेंगे कि वहां पर आपको इंग्रेडिएंट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा, या कुछ भी आपको पैकेट पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो सामग्री है इसमें किसी भी पेड़ को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, और कंपनी किस प्रकार से उस वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो वृक्षों को काट करके। लेकिन दावा झूठा क्या कर रही है कि इसमें किसी भी पर्यावरण से या फिर वन्यजीव को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ग्रीन वॉश। ठीक है, काफी ये इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में बार बार आता है ये। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, जिस तारीख को मनाया जाता है वह है विश्व पर्यावरण दिवस। 21 मार्च, 5 जून, 23 सितंबर या 25 मई। विश्व पर्यावरण दिवस क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण से संबंधित दिवस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट जो डेट है वो कम से कम आप अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, इस टेक्निक को क्या कहेंगे? संकरण, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन, हार्मोनी भरण। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या होगा, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, जीन में ही चेंज कर दिया जाता है। अगर जीन में बदलाव कर दिया जाएगा तो क्या बन सकता है, किसी भी जीव का आकार, आकृति, यानी कि गुण, या फिर एक प्रकार से नए प्रकार की जीव का ही निर्माण कर दिया जा सकता है। तो वो कब, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ, मत्स्य, मेढक, मानव। जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, याद रखेंगे। जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय किसमें होगा, केचुआ में। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा, जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, या जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे। क्या होगा, जल प्रदूषण अगर वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जल में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये ध्यान में रखेंगे। शुद्ध जल में क्या होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। अशुद्ध जल में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्या होगा आंसर, जल पादपों के लिए यानी वाटर प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए आप इसे भी पढ़ सकते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम तापमान होना, दाब होना, वेग होना, घनत्व होना। तो घनत्व कम होगी तभी तो तैरेगी, याद रखेंगे। क्या, घनत्व। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, 280, 230, 303 या 310। आंसर होगा केल्विन पैमाने पर 310। कहीं कहीं आपको 313 भी नजर आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, इसमें 273 में क्या जोड़ा जाता है, सेल्सियस, तो क्या आता है, केल्विन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सेल्सियस से केल्विन में बदलने का फॉर्मूला। चलिए, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए, ठीक है, सितार भी बजाया जा रहा है, बांसुरी भी बजाया जा रहा है एक ही साथ, एक ही स्वर में, तो उन दोनों के आवाज में यानी कि ध्वनि में भेद कैसे पता चलेगा, अंतर कैसे पता चलेगा? निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है किस प्रकार, सितार और बांसुरी में, तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणवत्ता,
तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। तो आंसर क्या होगा? क्वालिटी ओनली, केवल ध्वनि गुणता। इसी से पता लगेगा कि सितार का आवाज कौन सा है, बांसुरी का आवाज कौन सा है, जब दोनों को एक ही स्वर में बजाया जाएगा तो। चलिए, ध्वनि गुणता। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है? पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। आंसर होगा पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश तंतु। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं। त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑस्टिन। त्वरित चालक के आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, किरोसिन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन, याद रखेंगे। चलिए, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स। फोटोग्राफी में अस्थायी कर, फिक्सर के रूप में फोटोग्राफी में किस केमिकल का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। हाइपो भी इसे कहा जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए याद रखेंगे पॉलीकार्बोनेट्स का। किसका? पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स याद रखेंगे। पॉलीथीन के बारे में और पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट, एनपीके। तो कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। कौन है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है, उनका पुष्पन वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनका पुष्पन दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? अधिकांश मरुस्थल में पाए जाने वाला, डेजर्ट में पाया जाने वाला जो पौधे हैं वो रात्रि के समय पुष्पित क्यों होते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात के समय सक्रिय होते हैं। तो परागन कब होगा? रात के समय में। याद रखेंगे, कब होगा परागन? रात के समय में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, तो रात का तापमान भी याद रखेंगे। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। किसमें आयोडीन है? किस हार्मोन में? तो आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन, याद रखेंगे, थायरोक्सिन में। चलिए, थायरोक्सिन को याद रखेंगे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। 65% आयोडीन होता है किसमें? थायरोक्सिन में। है क्या ये? अमीनो अम्ल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? सभी प्रोटीन में कौन से तत्व होंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से क्या क्या सभी प्रोटीन में पाया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सभी। कार्बन भी होगा प्रोटीन में, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है, तो सभी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान से, और इसे भी आप पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ें। चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, मैं प्रयास करता हूँ 1.5-2 घंटे में आपका ये 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाए। अगला है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? चेन वाइपर, रजी नाग यानी किंग कोबरा, करैत या सॉ स्केल्ड वाइपर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? आंसर हो जाएगा रजी नाग यानी किंग कोबरा। क्या है? किंग कोबरा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? आइसोनियाइज्ड पी एमिनोसेलिसिलिक एसिड,
स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो ये कौन सा है प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों, यक्ष्मा कुष्ठ दोनों में ये यूजफुल है। तो आंसर क्या होगा, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, याद रखेंगे, पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये टीबी और कुष्ठ दोनों में कारगर है, दोनों में यूजफुल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। ठीक है, शुष्कन से रक्षा करती है, उल्ब, अपरानेसिका, जरायु या पित्तकोश। परिवर्धनकालीन भ्रूण, भ्रूण हमेशा गर्भ में होता है, ये ध्यान में रखेंगे, तो उससे शुष्कन से रक्षा करती है। आंसर होगा उब्ल, उल्ब, क्या होगा, उल्ब, ये याद रखेंगे। उल्ब भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करता है। उल्ब या एम्ब्रियोन, उल्ब या एम्ब्रियोन। अगला है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उनके रक्त में प्रतिजन यानी कि एंटीजन का अभाव होता है, उनके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, उनके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, उनके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों, इसका आंसर क्या होगा, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज बॉडी, यानी उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसीलिए। ठीक है, यहां पे आप स्पष्ट पढ़ेंगे। चलिए, ए बी वर्ग रक्त समूह के व्यक्तियों को ए बी और ओ में से किसी भी वर्ग का रक्त इन्हें दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर किस चीज का अभाव होता है, इनके अंदर याद रखेंगे प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, ये ध्यान में रखेंगे। एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब एंटीबॉडी याद रखेंगे, और ए बी में एंटीबॉडी ही नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी ही नहीं पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना। चलिए, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, प्लूटो, बृहस्पति, मंगल, शनि। आंसर होगा शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ये किससे टकराया है, बृहस्पति से टकराया है। ठीक है, कब टकराया है, तो 18 से 22 जुलाई 1994, 18 से 22 जुलाई 1994 तक ये बार बार टकराता रहा। शुमेकर लेवी 9 ये किससे, तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। विज्ञान एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्नतापी क्रायोजेनिक इंजन्स का किसमें प्रयोग होता है, पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त पृथ्वीस्थिरों यानी रेफ्रिजरेटरों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, या अतिचालक विषय का अनुसंधान में, किसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, किसमें, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पहले जीएसएलवी में हमने इसका यूज किया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, अगला है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, शरीर की उष्मा का क्षय, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, त्वचा तल के नीचे जो वसा होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की उष्मा का क्षय होने से बचाती है वसा। ठीक है, अगर फैट है तो वो शरीर के अंदर जो उष्मा है उसका बचाव करती है फैट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, कैल्शियम, पोटेशियम और लोह, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लोह, कैल्शियम और लोह, क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम, ये मुख्य रूप से कैल्शियम और पोटेशियम। हालांकि आपको याद रखना है कि दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे केसिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे लैक्टोज, विटामिन जैसे ए, विटामिन डी, विटामिन B12, इसके अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम ये पाया जाता है। आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ना के बराबर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है,
गाजर, नारियल, शकरकंद, आलू रूपांतरित है, स्तंभ है, ठीक है, जो कि बाद में चेंज होकर के रूप का बदल करके रूप को चेंज करके स्तंभ के रूप में आ गई है, वो क्या होगा? गाजर, नारियल, शकरकंद, आलू में से आलू। याद रखेंगे क्या है? ये तना है, ठीक है, ये याद रखेंगे, तना। हालांकि है ये नीचे में तो होना चाहिए था जड़, लेकिन इसका जो है रूप चेंज हो चुका है। ये किसका रूप ले चुका है? तो तना का, भूमिगत तना के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, बोरोन, सोडियम, जस्ता, तांबा। क्या नहीं है पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो कौन कौन चीज पौधों के लिए आवश्यक है? लोहा, मैग्नीज, जस्ता, कॉपर, बोरोन, मोल्बिडियम, क्लोरीन, निकेल। और क्या क्या कार्य करता है? लोहा क्लोरोफिल निर्माण करता है, एंजाइम क्रिया में मदद करता है, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जस्ता वृद्धि हार्मोन का निर्माण करने में और एंजाइम क्रिया के लिए, कॉपर एंजाइम क्रिया प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बोरोन कोशिका विभाजन फूल और फल विकास के लिए, मोल्बेडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, क्लोरीन जल संतुलन प्रकाश संश्लेषण के लिए, और निकेल यूरिएज एंजाइम की क्रिया में सहायक है। तो ये सारी पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सूची थी। अब आ जाते हैं आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 14.5% की दर से बढ़कर कितना होने का अनुमान है? जीएसडीपी 2,54,429 करोड़, 4,54,429 करोड़, 6,54,429 करोड़, 8,54,429 करोड़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 8,54,429 करोड़, ठीक है। जीएसडीपी 14.5% का वृद्धि हुआ है 2023-24 के लिए। वर्तमान मूल्य पर बात की जा रही है तो 8,54,429 करोड़, 8,54,429 करोड़, ये याद रखेंगे, ठीक है। और भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए यहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी, तो ये 9.2% बढ़ा है। वो कितना बढ़ा था? 14.5%। ये 9.2%, और ये बढ़ के 4.6 लाख करोड़ हो चुका है। स्थिर मूल्य पर अगर बात करें तो 4.6 लाख करोड़, और अगर बात करें वर्तमान मूल्य पर तो दोगुना, लगभग दोगुना, ठीक है। तो 4 का दुगुना 8, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में, यहाँ पे है 64 लाख करोड़, वहां है 54 लाख करोड़, ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। अब 2025-26 तक जीएसडीपी कितना हो जाएगा? 11 लाख करोड़, लगभग 10.97, 11 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और 28 राज्यों में 14वें स्थान पर है, ये भी ध्यान में रखेंगे जीएसडीपी के मामले में। बिहार के ऊपर फिलहाल कुल कितने रुपए का कर्ज है? ठीक है, तो ये भाषण से भी प्रश्न पूछा गया था, विधानसभा में स्टेटमेंट से भी प्रश्न पूछा गया है पहले भी। तो इस बार भी कुछ बहुत ही खास हुआ है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपका कर्ज काफी बढ़ गया है। तो आपसे पूछा जाए कि कुल कर्ज कितने रुपए का? 1 लाख करोड़ से कम, 2 लाख करोड़ रुपए से कम, 3 लाख करोड़ रुपए से कम, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, ठीक है। कितना? अब दो डाटा आपको याद रखना है। अगर आप बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की तो वहां पर 3,32,740.90 करोड़ रुपए का बात किया जा रहा है। और अगर तेजस्वी यादव जी की बात करें तो उन्होंने कहा है 3,19,618 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये दोनों ही स्थिति में 3,19,000 हो या 3,32,000 हो, ये दोनों 3 लाख से अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 लाख से अधिक। बिहार का सबसे गरीब जिला है शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सहरसा। आंसर क्या होगा? सबसे गरीब जिला, आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर। क्या है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी जिले का कैसे पता चलेगा कि किसी भी जिले में हर व्यक्ति को कितना आय मिल रहा? तो एक जो एवरेज जिले की जनसंख्या के हिसाब से निकाला जाता है, तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद देखा ही जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का खपत भी देखा जाता है, ठीक है। अब अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, 1,21,396 रुपए है। और शिवहर की सबसे कम है, 19,561 रुपये ही है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या होगा? शिवहर। और सबसे
अमीर जिला अगर पूछा जाए, अमीर, तो वो क्या होगा? पटना। 1,21,000 कितना है आय प्रति व्यक्ति? आय पटना की 1,21,396 रुपए। ठीक है, चलिए। बिहार सरकार कितने उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है? 3 उत्पाद, 5 उत्पाद, 7 उत्पाद, 10 उत्पाद? आंसर क्या हो जाएगा? 7 उत्पादों के लिए। 7 उत्पादों में भी याद रखना है मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद, चाय। ठीक है, कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ कहीं भी प्रतिशत नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया है एसटी शेड्यूल ट्राइब सबसे अधिक किस जिले में है बिहार में? गया, शिवहर, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे जनसंख्या की बात करें तो एससी जनसंख्या यानी कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की बात करें तो गया जनसंख्या में भी, जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से भी, और न्यूनतम अगर बात करें जनसंख्या में शिवहर, और न्यूनतम परसेंटेज की बात करें तो किशनगंज। इसी प्रकार से एसटी के बारे में याद रखेंगे। जनसंख्या पूछा जाए सबसे अधिक एसटी जनजाति कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और परसेंटेज वाला भी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण ही है। और अगर न्यूनतम बात करें तो जिला शिवहर, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी न्यूनतम एसटी जो है वो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, इन तीनों जगह कम है, न्यूनतम है, ना के बराबर है। अगला है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन से 15 मार्च 2024 को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद उनके 2 विभाग छीन लिए गए हैं। अब संतोष सुमन के पास सिर्फ एक विभाग रह गया है, जो है वो कौन सा विभाग है संतोष सुमन के पास? स्वास्थ्य, उद्योग, पथ निर्माण, लघु जल संसाधन। आंसर क्या हो जाएगा? लघु जल संसाधन, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, कुछ मंत्रियों को जो पद मिला है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो संभावना है कि इसी से आपको पूछा जाएगा। अगर बिहार कैबिनेट से पूछा जाएगा तो इतना से ही आपको पूछा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। यडमोर टनल कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, यूएसए, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखेंगे, वर्ष 2026 में किया जाएगा 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, चलिए। अगला, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? लोहड़ी, बोदा त्योहार, दशहरा, फसल उत्सव। आंसर होगा बोदा त्योहार। कौन सा? बोदा त्योहार, ये याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में कौन है? पर्वतपाद क्षेत्र में हट्टी जनजाति, और वहीं पर हर साल कौन सा उत्सव होता है? बोदा, बोदा त्योहार, याद रखेंगे। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए सी डॉट ने किस संस्थानों के साथ समझौता किया है? याद रखेंगे, अब क्वेश्चंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी करंट में बनेंगे मैं आपको देता जाऊंगा। ऑप्शन है IIT दिल्ली और IIT कानपुर, IIT जम्मू और मंडी, मुंबई और मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT हैदराबाद। याद रखेंगे, सी डॉट के द्वारा IIT कौन सा? जम्मू और IIT मंडी, इन दोनों ने मिलकर, ये भी ध्यान में रखेंगे। IIT लेकिन बनाया है किसने अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे किसने बनाया है? ये सी डॉट ने बनाया है, ये याद रखेंगे। किसके साथ? जम्मू और मंडी के IIT के साथ मिलकर के स्पेक्ट्रम को बढ़ावा देने के लिए, स्पेक्ट्रम के यूज को बढ़ावा देने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप का को विकसित करने का समझौता किया, ये याद रखेंगे। अत्याधुनिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना है इसका उद्देश्य, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला, हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कतर, लेबनान, पाकिस्तान, बहरीन। आंसर हो जाएगा लेबनान, याद रखेंगे। नवाफ सलाम लेबनान। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
नवाब सलाम, लेबनान। चलिए, नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीईएल, डीआरडीओ, इसरो। तो नाग मार्क टू एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि टैंक को ध्वस्त करने वाला। टैंक क्या होता है? टैंक एक प्रकार से बख्तरबंद गाड़ी होती है, ठीक है, जिसमें हथियार होते हैं, ठीक है। तो उसे नष्ट करने के लिए नाग मार्क टू नाम का मिसाइल लॉन्च किया है, सॉरी विकसित किया है किसने? तो डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। ये ध्यान में रखेंगे। एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज। आंसर क्या होगा? ये नवगठित है, नया गठित हुआ है एथलीट आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा गठित हुआ है? एएफआई, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। एएफआई का फुल फॉर्म एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ये याद रखेंगे। आई आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बाघसीर का निर्माण कहाँ किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। आईएनएस सूरत, नीलगिरी, बाघसीर का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कहाँ? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कौन सा है? महाराष्ट्र। लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया? आईएनएस समर्थ, उत्कर्ष, सूरत, बाघसीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस उत्कर्ष, ये याद रखेंगे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आईएनएस उत्कर्ष। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गान नगाई, राजस्थान, मणिपुर, असम, मेघालय। गान नगाई आंसर हो जाएगा मणिपुर, याद रखेंगे, गान नगाई मणिपुर। और ग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये गान नगाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र, डीआरडीओ, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो भार्गव अस्त्र, भार्गवास्त्र, ठीक है, प्राचीन जो ये नाम है ये याद रखेंगे। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल है, छोटा मिसाइल है, बहुत छोटा है। किस लिए है छोटा? तो ये याद रखेंगे, ड्रोन को मार गिराने के लिए। आपको पता होगा कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी उसमें ड्रोन ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। तो ये जो ड्रोन है ये अब दुनिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। तो भारत भी माइक्रो मिसाइल, एक छोटा सा मिसाइल इसके लिए बना रही है, जिसका नाम है क्या? तो भगवास्त्र, याद रखेंगे, भार्गवास्त्र, ठीक है। अगला है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो, गृह मंत्रालय और नीति आयोग। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम सूरत, वडनगर, जयपुर, लुधियाना। आंसर हो जाएगा वडनगर, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, याद रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। फ्यूचर ऑफ वर्क की श्रेणी में दूसरा, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 25वां, स्किल की बात करें तो 25वां, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल।
जनरल वीके सिंह को, जो कि रिटायर हैं अभी, किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। याद रखेंगे, आइजोल है राजधानी, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और हरि बाबू जो थे वो पहले थे, और अब कौन बन गए हैं? वीके सिंह। कहाँ पे? मिजोरम में। चलिए, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों का परीक्षण करना, युद्ध की तैयारी और परिचालनों क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठनों का विस्तार करना, या मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो डेविल स्ट्राइक का उद्देश्य क्या है? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, डेविल स्ट्राइक। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? भारत मंडपम में। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। याद रखेंगे, कब शपथ ली है? 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? यूएस, जापान, पाकिस्तान, जर्मनी। आंसर हो जाएगा यूएसए। किसने? यूएसए ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन। 2 बार इंडोनेशिया ऑप्शन में है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किसके साथ की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेक 2 बार हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है इंडोनेशिया। ठीक है, $450 मिलियन की ये डील है। अब ब्रह्मोस की रेंज कितनी है? तो लगभग 300 किलोमीटर तक जा सकती है, 290 किलोमीटर। याद रखेंगे। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? अहमदाबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ग्रीन हाइड्रोजन हब, आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। केबल स्टे ब्रिज, याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अंजी खड ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजी खड ब्रिज, ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। अंजी खड ब्रिज, उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके सम्मान में। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, और मनमोहन सिंह के नाम पे याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आपके लिए मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग स्वयं सॉल्व करें। अगर किन्हीं को कठिनाई होगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे इसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूं, 10 क्वेश्चन हैं, आप स्वयं से सॉल्व करें, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। भाई की वर्तमान आयु क्या है? मैं आपको ऑप्शन आंसर बता रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर होगा 4 वर्ष। 141 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 वर्ष। इसी तरह से 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2600 रुपए, लेकिन आप अवश्य अपने से सॉल्व करें। ठीक है, 143 का क्या आंसर होगा? 4.5 घंटा। 144 का क्या आंसर होगा? 20 लीटर। 145 का आंसर क्या होगा? 30। 146 का आंसर क्या होगा? 6.25। 147 का आंसर क्या होगा? फ्रूट जैम। 148 का आंसर क्या होगा? 4। 149 का आंसर क्या होगा? 212। 150 का आंसर क्या होगा?
NUT 45। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।